हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th विषय सामाजिक शिक्षा का पार्ट 1 हमारा पर्यावरण पढ़ेंगे और समझेंगे। तो हमारा पर्यावरण यानी पर्यावरण क्या होता है, जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में भी जान चुके होंगे कि हम यहाँ रहते हैं, हमारे पास आसपास का जो भी आवरण होता है, खेत खलियान, नदी तालाब, झरना, घर मकान आदि, ये सब किस में आते हैं? हमारे पर्यावरण में आते हैं। तो हम पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के परिवेशों में रहते हैं, अलग अलग परिवेशों में रहते हैं। ये परिवेश हमारे पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हम खाते हैं, सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं और फिर मर जाते हैं। उसके बाद हमारी अगली पीढ़ी आती है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और पृथ्वी पर मानव जाति फलती फूलती रहती है। तो ये कहाँ पर होता है? हमारे पर्यावरण में होता है। अब पर्यावरण शब्द का अर्थ उन सभी भारी दशाओं से है जिसमें कोई जीव रहता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, आदि में वो अपनी जीवन काल को जीता है। ये फ्रांसीसी शब्द एनवायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? परिवेश। इसका प्रयोग सभी वस्तुएं जैसे स्थान, मनुष्य, प्रकृति आदि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनमें सजीव जीव निर्मित करते हैं और अपने गुणों में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से? जैविक और अजैविक। तो आपको किताब में चित्र दिख रहा है जिसमें नदी, खेत, पेड़ पौधे आदि हैं। ये किस में आ रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में। तो प्राकृतिक पर्यावरण में भी दो भाग होते हैं, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण। तो जैविक पर्यावरण क्या होता है? इस पर्यावरण में एक पारिस्थितिक तंत्र के सभी जीव आते हैं। जैविक पर्यावरण में जंतु, पेड़ पौधे तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं जो श्वसन क्रिया करते हैं, वो जैविक पर्यावरण में आते हैं। और अजैविक पर्यावरण में इसका संबंध पारिस्थितिक तंत्र की सभी निर्जीव वस्तुओं से होता है, जैसे भूमि, जल, वायु आदि से। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के चारों डोमेन क्षेत्र। कौन कौन से पृथ्वी के चारों डोमेन क्षेत्र? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्थलमंडल के बारे में। तो स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल पृथ्वी की वे भारी ठोस धरातलीय परत है जिसे कभी कभी भूपटल भी कहा जाता है। स्थलमंडल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? यूनानी शब्द लिथोस से हुई है, जिसका अर्थ है पत्थर। स्थलमंडल की सबसे ऊपरी परत में विभिन्न प्रकार के चट्टानें तथा खनिज पदार्थ सम्मिलित हैं जो हमारे लिए कैसे हैं? बहुत अधिक उपयोगी हैं। स्थलमंडल हमें विभिन्न प्रकार के भूमि तथा कृषि के लिए भी मृदा प्रदान करता है। स्थलमंडल पर ही हम रहते हैं, हमारे घर मकान बनाते हैं। स्थलमंडल की चट्टानों से जो खनिज पदार्थ निकलते हैं उनका उद्योगों में, कारखानों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्थलमंडल से ही हम खेती करके हमारे लिए खाने के लिए अनाज या उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जलमंडल के बारे में। तो जलमंडल में पृथ्वी या उसके निकट के सभी प्रकार का जल सम्मिलित है। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें और यहाँ तक कि वातावरण में उपस्थित नमी भी सम्मिलित है। पृथ्वी के जल का 97% भाग कहाँ पर है? महासागर में है। और 3% भाग स्वच्छ जल है जो हमारे क्या दैनिक उपयोग में आता है।
स्वच्छ जल का 3/4 भाग, जो स्वच्छ जल है उसका भी 3/4 भाग ठोस रूप में है और जो बर्फ की चादरों के रूप में उपस्थित है। जल जीवन की सभी दशाओं में सहायता करता है। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे जीवन काल में, हमारे प्रतिदिन या हमारे सभी प्रकार के कार्य में यह काम में आता है। जल 3 रूपों में पाया जाता है। जल के भी कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं, जैसे ठोस, बर्फ, ठोस यानी बर्फ के रूप में, द्रव यानी जल के रूप में, और तथा गैस यानी भाष्प के रूप में, जल वाष्प के रूप में। स्वच्छ जल जल चक्र की प्रक्रिया द्वारा भूमि पर उपलब्ध रहता है। अब जल चक्र की प्रक्रिया क्या है? तो आपकी किताब में दे रखा है जल चक्र। इसमें क्या होता है कि जो महासागरों में जल होता है वो सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प बनकर बादलों में क्या परिवर्तित हो जाता है, और जब जो महासागर का जल जो बादल में परिवर्तित हो जाता है वो जो पृथ्वी पर पेड़ पौधे द्वारा आकर्षित करके भूमि पर गिरता है यानी बरसता है। फिर ये नदियों द्वारा या भूमि जल द्वारा महासागरों में फिर मिल जाता है। इस प्रकार ये जल चक्र की प्रक्रिया क्या निरंतर चलती रहती है। इससे हमें पृथ्वी पर स्वच्छ जल प्राप्त होता है। अब आपके लिए कुछ करने के लिए है, जैसे कि ऐसे 5 तरीकों की सूची बनाई है जिनसे हम जल चक्र को अपव्यय को रोक सकते हैं। आपको ऐसे कोई 5 कारण बताना है जिससे हम जल के अपव्यय यानी उसे बेमतलब में खराब होने से, मतलब बहाने से रोक सकते हैं। अब वायुमंडल क्या है कि वायु की वह परत जिससे पृथ्वी के चारों ओर से घेर रखा है वायुमंडल कहलाती है। वायुमंडल में गैसें, धूल, जल वाष्प का एक मिश्रण है। वायु शब्द यूनानी शब्द एथमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? वाष्प। वायु में हानिकारक रेडियोधर्मिता तथा सूरज को सुलझाने वाली उष्मा से बचाता है। वायुमंडल हमें सूर्य से निकलने वाली जो हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें या रेडियोधर्मी किरणों से बचाता है। अब हम देखते हैं जैव मंडल। हमने तीन पृथ्वी के 3 मंडलों का पता कर लिया, वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। अब किसकी बारी आती है? जैव मंडल की। तो जैव मंडल वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ भूमि, जल तथा वायु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सजीव जंतु केवल जैव मंडल में ही जीवित रह सकते हैं। सजीव मतलब जो श्वसन क्रिया करते हैं वो जंतु केवल जैव मंडल में ही जीवित रह सकते हैं। यह जैव मंडल ही जिसने पृथ्वी को सौरमंडल में एक अद्वितीय ग्रह बनाया है। जैव मंडल के कारण ही हमारी पृथ्वी सौरमंडल में एक अद्वितीय यानी विशेष ग्रह है। सजीव जंतुओं में अति सूक्ष्म जीवों से लेकर अति सूक्ष्म, जैसे कि छोटे से छोटे सूक्ष्म जंतु, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, वायरस वगैरह से लेकर वृक्ष, जंतु तथा मनुष्य आते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विशाल भिन्नता जैव विविधता कहलाती है। अब जैव मंडल में सजीवों को पादप जगत तथा जंतु जगत में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र पौधों तथा जंतुओं के सजीव जगत का पर्यावरण से संबंध दर्शाता है। पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न पैमानों पर आधारित होता है। एक छोटे प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण एक तालाब है। छोटे प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? एक तालाब है। एक मध्यम प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र एक वन हो सकता है, और उष्णकटिबंधीय वन एक बहुत बड़े पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। वातावरण में ऊर्जा स्थानांतरण की कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया होती है। आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। सूर्य ऊर्जा का क्या मुख्य स्रोत है? आप सभी जानते हैं कि हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। पौधे और ऊर्जा के कारण ही उगते हैं।
पौधे सौर ऊर्जा के कारण ही उगते हैं। ये पौधे बकरियों द्वारा खाए जाते हैं। बकरियां दूध देती हैं जिसे आगे मानव को स्थानांतरित किया जाता है। ऊर्जा के हस्तांतरण की श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अतः खाद्य श्रृंखला घटनाओं का ऐसा क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है। विश्व में अनेक पारिस्थितिक तंत्र हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। प्रत्येक की अपनी जलवायु, मृदा, पौधे और जंतु होते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण केवल कुछ ही पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक रह गए हैं। बहुत से पारिस्थितिक तंत्र पूर्व की अपेक्षा अधिक संकटग्रस्त हैं और उन्हें संरक्षण की क्या है, आवश्यकता है। अब हम देखते हैं, हमारी बुक में दे रखा है हमारे पर्यावरण के अवयव। तो हमारे पर्यावरण के कितने अवयव हैं? 2। एक है प्राकृतिक अवयव और दूसरा कौन सा है? मानव निर्मित अवयव। तो प्राकृतिक अवयव में क्या क्या आएगा? जो प्राकृतिक द्वारा बना है, जैसे जीव जंतु, जैव मंडल, इसको किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। तो ये किस में आएगा? प्राकृतिक पर्यावरण में। भूमि, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल, ये किसके हो गए? प्राकृतिक पर्यावरण के। अब आता है मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित, जिसे मानव द्वारा बनाया गया है वो मानव निर्मित पर्यावरण कहलाएगा। जैसे इमारतें मानव द्वारा बनाई गई हैं। उद्यान यानी बगीचे या फिर पार्क, ये मानव निर्मित है। उद्योग यानी कारखाने, फैक्ट्री, पुल, सड़क, स्मारक, ये सब क्या है? मानव निर्मित हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाए गए हैं।